नमस्ते दोस्तों। आपने शायद ऐसी हेडलाइंस सुनी होंगी कि अमेरिका ने समुद्र के किनारे यानी बीच पर मिलियंस ऑफ ऑयस्टर शेल्स बिछा दिए हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे कोई बीच डेकोरेशन प्रोजेक्ट हो। लेकिन दोस्तों, असलियत में यह अमेरिका की सबसे बड़ी एनवायरमेंटल कमबैक स्टोरीज में से एक है। यह कहानी बीच पर शेल्स बिछाने की नहीं बल्कि समुद्र के अंदर एक पूरा इकोसिस्टम फिर से बसाने की है। तो चलिए, आज हम इस अमेजिंग प्रोजेक्ट की गहराई में चलते हैं और जानते हैं कि आखिर यूएस ने चेसापीक बे में ऐसा क्या किया जो पूरी वर्ल्ड के लिए एक मिसाल बन गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। प्रॉब्लम क्या थी? चेसापीक बे बीमार क्यों था? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि चेसापीक बे क्या है। यह अमेरिका का सबसे विशाल एस्चुरी है। एक ऐसी जगह जहां रिवर्स का मीठा पानी और अटलांटिक ओशन का खारा पानी आकर मिलते हैं। एक समय था जब यह बे लाइफ से भरा हुआ था। यहां पर इतने ज्यादा ऑयस्टर्स थे कि पुराने एक्सप्लोरर्स कहते थे कि उनके जहाज इनकी चट्टानों से टकरा जाते थे। लेकिन 19वीं और 20वीं शताब्दी में तीन बड़े दुश्मन आए: ओवर हार्वेस्टिंग, पोल्यूशन और डिजीजेस, जिन्होंने बची खुची ऑयस्टर पॉपुलेशन को भी खत्म कर दिया। नतीजा, चेसापीक बे का पानी गंदा हो गया। ऊपर से देखने पर ग्रीन और ब्राउन दिखने लगा और मछलियों और क्रैब्स जैसे समुद्री जीव भी कम हो गए। यह बे एक तरह से बीमार पड़ गया था। ऑयस्टर्स, समुद्र के सुपर हीरोज। तो अब सवाल उठता है कि ऑयस्टर्स ही क्यों? इसका जवाब उनकी सुपर पावर्स में छिपा है। ऑयस्टर्स सिर्फ एक सीफूड नहीं है, यह इकोसिस्टम इंजीनियर्स है। इनका सबसे बड़ा काम है पानी को फिल्टर करना। एक अकेला एडल्ट ऑयस्टर एक दिन में लगभग 50 गैलन यानी करीब 190 लीटर पानी फिल्टर कर सकता है। वो पानी में से एल्गी, सेडिमेंट और पॉल्यूटेंट्स को खा जाते हैं, जिससे पानी क्रिस्टल क्लियर हो जाता है और सूरज की रोशनी नीचे तक पहुंच पाती है। इसके अलावा जब ऑयस्टर्स एक साथ ग्रो करते हैं तो उनके शेल्स एक दूसरे पर जमकर बड़े बड़े 3D स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिन्हें ऑस्टर रीफ्स कहते हैं। यह रीफ्स समुद्र के अंदर अपार्टमेंट बिल्डिंग्स की तरह काम करते हैं, जहां छोटी मछलियों, क्रेब्स और दूसरे समुद्री जीवों को रहने और छिपने की जगह मिलती है। तो जब ऑयस्टर्स खत्म हुए तो बे का नेचुरल वाटर फिल्टर और उसका हाउसिंग कॉम्प्लेक्स दोनों बर्बाद हो गए। ग्रैंड प्लान, यह मिशन कैसे शुरू हुआ? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट्स, गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे यूएस आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स और एनओए और कई नॉन प्रॉफिट्स ने मिलकर एक अनोखा प्लान बनाया। प्लान यह था कि बे के अंदर नए ऑयस्टर रीफ्स बनाए जाएंगे, लेकिन नए ऑयस्टर्स को ग्रो करने के लिए एक साफ और ठोस सतह चाहिए। और इसके लिए सबसे बेस्ट चीज क्या हो सकती है? पुराने ऑयस्टर शेल्स। तो उन्होंने एक मैसिव रिसाइकलिंग प्रोग्राम शुरू किया। रेस्टोरेंट्स और सी फूड प्रोसेसिंग प्लांट से ट्रक भर भर कर इस्तेमाल किए हुए ऑयस्टर शेल्स इकट्ठे किए गए। इन शेल्स को फिर 1 साल तक बाहर धूप में सुखाया जाता है ताकि उन पर लगा सारा ऑर्गेनिक मटेरियल और बैक्टीरिया मर जाए। प्रोसेस: शेल्स से रीफ्स तक का सफर। जब यह शेल्स पूरी तरह साफ और क्योर्ड हो जाते हैं, तब असली मैजिक शुरू होता है। इन शेल्स को स्पैट ऑन शेल टेक्निक के लिए यूज किया जाता है। स्पैट बेबी ऑस्टर्स को कहते हैं, जो पानी में तैरते हैं और किसी ठोस सतह से चिपकने के लिए तैयार रहते हैं। तो इन लाखों साफ शेल्स को पानी के बड़े बड़े टैंक्स में डाला जाता है और उन्हीं टैंक्स में करोड़ों माइक्रोस्कोपिक ऑयस्टर लार्वे यानी स्पैट छोड़ दिए जाते हैं। कुछ ही दिनों में यह बेबी ऑयस्टर्स इन पुराने शेल्स से चिपक जाते हैं। अब यह शेल्स एक नई ऑयस्टर कॉलोनी का बेस बन चुके हैं। इसके बाद इन शेल्स को बड़ी बड़ी बार्जेस पर लोड किया जाता है। जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज करके चेसापीक बे में पहले से चुनी हुई जगहों पर ले जाया जाता है और क्रेन्स की मदद से ध्यान से पानी के अंदर डाला जाता है ताकि एक नया 3 आयामी रीफ तैयार हो सके। ये कोई ऐसी वैसी डंपिंग नहीं है, ये एक पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है। प्रोजेक्ट का स्केल और सक्सेस। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का स्केल दिमाग हिला देने वाला है। हम यहाँ कुछ 100 शेल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बिलियंस ऑफ ऑयस्टर्स की बात कर रहे हैं, जिन्हें 1000 एकड़ से भी ज्यादा एरिया में रिस्टोर किया गया है। मैरीलैंड और वर्जीनिया स्टेट्स के कई रिवर्स जैसे हैरिस क्रीक, ट्रेड एवन और पियन का टैंक रिवर इस प्रोजेक्ट की सक्सेस स्टोरीज बन चुके हैं और इसका असर भी दिखने लगा है। जिन एरियाज में यह रीफ्स बनाए गए हैं, वहां पानी की क्वालिटी बेहतर हुई है, नाइट्रोजन पोल्यूशन में कमी आई है, ब्लू क्रैब्स
स्ट्राइप्ड बेस और दूसरी मछलियों की पॉपुलेशन वापस बढ़ने लगी है। यह अंडर वाटर सिटीज अब फिर से लाइफ से गुलजार हो रही हैं। यह प्रोजेक्ट अभी भी जारी है और इसका मकसद है कि एक दिन यह ऑयस्टर रीफ्स इतने बड़े और हेल्थी हो जाएं कि वो खुद ब खुद अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन कर सकें। अमेरिका इजराइल के रास्ते पर कैसे चेसापीक बे प्रोजेक्ट में इजरायली सोच झलकती है। एक्टिव रेस्टोरेशन का सिद्धांत, सिर्फ इंतजार नहीं, एक्शन लेना। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी प्रिंसिपल जो अमेरिका अपना रहा है वह है एक्टिव रेस्टोरेशन का। पुरानी सोच यह थी कि अगर कोई समुद्री इलाका खराब हो गया है तो उसे मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दो और इंसानी दखलंदाजी बंद कर दो, वह धीरे धीरे खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन इसराइल ने इस सोच को बदला। एलर्ट में अपने कोरल रीफ्स को बचाने के लिए उन्होंने इंतजार करने के बजाय एक्टिवली काम किया। उन्होंने कोरल फार्मिंग और ट्रांसप्लांटेशन के जरिए मरे हुए रीफ्स को फिर से जिंदा करने का काम शुरू किया। अमेरिका भी चेसापीक बे में यही कर रहा है। वो सिर्फ पोल्यूशन रोकने का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि एक्टिवली करोड़ों ऑयस्टर्स को समुद्र में डालकर उस इकोसिस्टम को किक स्टार्ट कर रहे हैं। यह हैंड्स ऑन अप्रोच इजराइल की रेस्टोरेशन फिलॉसफी से सीधी सीधी प्रेरित है। नर्सरी का कॉन्सेप्ट, पहले लैब में तैयारी फिर समुद्र में वापसी। दोनों प्रोजेक्ट्स में एक नर्सरी का कॉन्सेप्ट सेंट्रल है। इसराइल में साइंटिस्ट्स स्वस्थ कॉरल्स के छोटे छोटे टुकड़े लेकर उन्हें स्पेशल अंडर वाटर नर्सरीज में तेजी से ग्रो करते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन्हें ले जाकर खराब हो चुके रीफ्स पर लगा दिया जाता है। अमेरिका में चेसापीक बे प्रोजेक्ट में भी बिल्कुल यही हो रहा है। वो पहले लाखों करोड़ों बेबी ऑयस्टर्स स्पैट को जमीन पर बने बड़े बड़े टैंक्स में पुराने ऑयस्टर शेल्स पर चिपकाते हैं। जब यह बेबी ऑयस्टर्स शेल्स पर सुरक्षित रूप से ग्रो हो जाते हैं तब इन तैयार शेल्स को समुद्र में भेजा जाता है। यह लैब टू फील्ड या नर्सरी टू ओशन मॉडल, जिसमें किसी जीव को पहले एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में तैयार किया जाता है और फिर उसे उसके असली घर में भेजा जाता है, इको रेस्टोरेशन की एक मॉडर्न टेक्निक है जिसे इसराइल ने पॉपुलराइज किया है। टेक्नोलॉजी और प्रिसीजन का इस्तेमाल। इसराइल अपने कोरल रेस्टोरेशन के लिए हाई-टेक अंडर वाटर मैपिंग, 3D मॉडलिंग और जेनेटिक एनालिसिस का इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है, ताकि यह पता चल सके कि कौन से कॉरल्स कहाँ लगाए जाने चाहिए। अमेरिका भी चेसापीक बे में कोई अंदाजे से काम नहीं कर रहा है। वो जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके समुद्र के तल का पूरा मैप बनाते हैं और वैज्ञानिक रूप से तय करते हैं कि ऑयस्टर रीफ्स बनाने के लिए सबसे सही जगह कौन सी है ताकि उनका सर्वाइवल रेट सबसे ज्यादा हो। यह डेटा ड्रिवन और टेक्नोलॉजी बेस्ड अप्रोच भी मॉडर्न कंजर्वेशन का एक हिस्सा है, जिसमें इसराइल आगे रहा है। कीस्टोन स्पीसीज पर फोकस, एक तीर से कई निशाने। वैज्ञानिक भाषा में एक शब्द होता है कीस्टोन स्पीसीज। यह वो जीव होता है जिस पर पूरा इकोसिस्टम टिका होता है। अगर उसे हटा दिया जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम ढह जाता है। इसराइल और अमेरिका दोनों ने इसी साइंटिफिक प्रिंसिपल को अपनी स्ट्रैटेजी का आधार बनाया है। इसराइल में यह कीस्टोन स्पीसीज कॉरल है। कॉरल रीफ्स हजारों मछलियों को घर और सुरक्षा देते हैं। कॉरल को वापस ले आओ तो मछलियां और बाकी समुद्री जीवन खुद ब खुद लौट आएगा। अमेरिका में ये कीस्टोन स्पीसीज ऑयस्टर्स हैं। ऑयस्टर्स पानी साफ करते हैं और रीफ बनाकर दूसरे जीवों को घर देते हैं। ऑयस्टर्स को वापस ले आओ तो साफ पानी, क्रैब्स और मछलियां भी वापस आ जाएंगी। तो अगली बार जब आप सुने कि चेसापीक बे में शेल्स डाले गए तो याद रखिएगा कि यह बीच को सुंदर बनाने के लिए नहीं था। यह समुद्र के दिल को, उसके फेफड़ों को, उसके घर को फिर से आबाद करने की एक कोशिश थी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।